स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल सिलेबस डिस्कशन में। तो अभी तक के लेक्चर्स में आपने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से केवीएल केसीएल तक का सफ़र तय किया है और प्रॉब्लम डिस्कशंस हुई, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने किए उन पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर पर। और आज जो हमारा पिछला जो हमारा लेक्चर डिस्कशन था प्रॉब्लम डिस्कशन को छोड़ के, तो हमने केवीएल केसीएल पढ़ा, ठीक है। तो केवीएल केसीएल बेसिकली क्या था, हमने बताया था कि वो सर्किट एनालिसिस का एक पार्ट है। तो उसी सर्किट एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी डीसी सर्किट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं अभी। तो उस सर्किट एनालिसिस में कुछ और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, कुछ और मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ और तरीके हैं, ठीक, जिन्हें हमें जानना है ताकि हम अपने सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज जो है हम, जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि किसी सर्किट का कैसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वैसे हम अब इक्विवेलेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आज कि एक अगर अलग अलग टाइप के सोर्सेज सीरीज में पैरेलल में हैं तो किस तरीके से उनका इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, या कैसे जो है कब वो मान्य है कब नहीं मान्य है, यानी कब वो वैलिड एक सोर्स की तरह ट्रीट होंगे, कब वो एक इनवैलिड सोर्स की तरह ट्रीट होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज के साथ। आज सबसे पहले आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज, इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज। तो इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज की जब बात आई तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वोल्टेज सोर्स के बारे में, इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज। सबसे पहले वोल्टेज सोर्सेज का हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट्स एग्जांपल से ही समझेंगे इसको। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, लेट दिस इज लाइक दिस V1, ठीक है, और एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V2। ये हमने मान लिया कुछ ऐसा, ये वोल्टेज सोर्स है V2। आपको पता है वोल्टेज सोर्स है, मैंने टाइप्स ऑफ सोर्सेज में बताया। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, ठीक है। अब मान लीजिए इनका कुछ कनेक्शन हम इस प्रकार करते हैं, इसका कुछ कनेक्शन हमने कुछ इस प्रकार किया, हमने जो है इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया। ये मान लीजिए सोर्स नंबर 1 है और नीचे हमने इसको सोर्स नंबर 2 के साथ कुछ ऐसा जोड़ दिया। ये हो गया V1, ये हो गया V2। अगर दो वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में जुड़े हुए हैं और दोनों की पोलरिटी सेम है, पोलरिटी कैसे मतलब सेम होने का मतलब हुआ कि हम किसी भी तरह से करंट फ्लो करा के देखें, मान लीजिए इधर से हमने कोई करंट फ्लो करा के देखी नीचे की तरफ से ऐसे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज सोर्स है तो नीचे की तरफ से जनरली करंट फ्लो होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जो हमारा आउट मतलब बाहरी वाला टर्मिनल है, यानी आउटपुट का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो मतलब ये दोनों सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि जो दोनों की पोलरिटी है वो सेम है। दोनों की पोलरिटी क्या है, सेम है। देखिए इसका भी जो बाहरी वाला टर्मिनल इधर से करंट आई तो बाहर निकलने में पॉजिटिव मिला, इधर से भी बाहर निकलने पे पॉजिटिव मिला। तो जब सेम पोलरिटी के हमारे पास सोर्सेज होंगे तो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इनका समेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात ये हुई। अब मान लीजिए हम अपोजिट पोलरिटी की बात करें, हमने मान लीजिए कुछ करेक्शन इस तरीके से कर दिया, बगल में ही मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए करेक्शन हमने कुछ इस प्रकार कर दिया, प्लस माइनस, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया। अब देखिए हमने पोलरिटी बदली इसकी। अब पोलरिटी बदलने के बाद देखिए अब क्या हुआ, पोलरिटी चेंज हो गई। नीचे से देखिए आप, अगर नीचे से करंट फ्लो कर रही है तो बाहर वाला टर्मिनल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पोलरिटी चेंज हुई, यानी दोनों अपोजिट पोलरिटी है। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जो हमारे पास नेट वोल्टेज आएगा वो कुछ आ जाएगा V1 डिफरेंस ऑफ V2। अब V1 डिफरेंस ऑफ V2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इफ V1 ग्रेटर देन V2, अगर V1 जो है V2 से बड़ा है तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है, यानी दोनों को घटेंगे तो वो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। अगर ये नहीं हुआ, हमारे पास हो गया इफ V2 ग्रेटर देन V1, अगर V2 V1 से बड़ा हो गया तो हमारे पास आ जाएगा क्या, V2 माइनस V1। तो अगर वोल्टेज जो हमारे सोर्स अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2, यानी दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर सेम पोलरिटी से जुड़े हुए हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तो बात थी सीरीज कनेक्शन की कि इनकी सीरीज कनेक्शन कैसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए उसी को हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मान लीजिए इनका मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूँ, मैंने पैरेलल कनेक्शन किया लाइक दिस,
ये हो गया V2, ये हो गया V1। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर V1 इज नॉट इक्वल टू V2, अगर V1 जो है V2 के बराबर नहीं है, अगर V1 V2 के बराबर नहीं है तो ये सर्किट पॉसिबल नहीं है, तो दिस सर्किट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस कनेक्शन इज, अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होता ही है, वोल्टेज क्या होता है सेम। तो अगर हम डिफरेंट वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ऐसा कोई सोर्स बनेगा ही नहीं कि जो दोनों पैरेलल में वो कनेक्ट हो सके, वो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, यानी वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो पैरेलली कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कभी भी हम लोग डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी डिफरेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, हमेशा ये याद रखिए। ठीक है, अब मान लीजिए V1 इक्वल टू V2 होता, ठीक है, यहाँ पे कैसे हो जाता V1 इक्वल टू V2, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाता, तो इस केस में जो हमारा सर्किट आ जाता कुछ ऐसा आ जाता, ये हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है ऐसे, सॉरी, ये सिंप्लीफाइड हो जाता कुछ इस प्रकार से, प्लस माइनस V1 इक्वल टू V2, यानी ये सॉल्व होकर हमारा सर्किट ऐसा आ जाता। दोनों बराबर है तो एक को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि सेम वोल्टेज दे रहा है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, उसको आप नोट करके लिख लेंगे, अपने नोट में लिख लेंगे, डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज का मतलब होता है डिफरेंट मैग्नेट वोल्टेज सोर्सेज हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं, वोल्टेज सोर्सेज हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। इसको आपने नोट करके लिख लेंगे, कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बात हुई इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज की। अगर हमको वोल्टेज सोर्सेज इस प्रकार से कुछ कनेक्शन दिया हुआ है तो कैसे हम लोग उनका इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं इक्विवेलेंट ऑफ करंट सोर्सेज, यानी अब हमारे पास करंट सोर्स हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे, यानी हमारे पास डिफरेंट करंट सोर्सेज हैं। तो लेट हमने वैसे ही कंसीडर करते हैं, फिर से डीसी के लिए हम बात कर रहे हैं तो डीसी कंसीडर करेंगे सब। ये हमने मान लिया पहला करंट सोर्स है, लेट्स इट्स वैल्यू बी I1। हमने कंसीडर किया दूसरा करंट सोर्स है हमारे पास, लेट्स लाइक दिस, हमने इसको कंसीडर किया I2। अब इसका कनेक्शन देखते हैं हम। चलिए मान लीजिए अभी पैरेलल कनेक्शन पहले देख लेते हैं, फिर सीरीज के लिए आएंगे आपके पास। ठीक, मान लीजिए हमने इनको दोनों को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया, लाइक दिस, ये पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स, इनका कनेक्शन हमने कुछ इस प्रकार किया। ठीक है, ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो हैं सेम पोलरिटी के हैं। कैसे हमको पता चला सेम पोलरिटी के हैं, कि दोनों की जो करंट फ्लोइंग डायरेक्शन है, करंट सोर्स में जो अंदर ये तीर बना होता है, जो एरो है, ये हमेशा शो करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस करंट सोर्स के द्वारा। तो देखिए दोनों की करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, सेम पोलरिटी के हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, सेम पोलरिटी के हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, यानी जो इनका रिजल्टेंट हम लोग कह सकते हैं, जो इनका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो लाइक दिस आएगा, इसकी तरीके आ जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे आ गया, बड़ा नहीं हो जाएगा, हाँ बड़ा हो गया, मान लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज ये हो गया I1 प्लस I2, समझ रहे हैं, I1 प्लस I2। अब हम मान लीजिए उसकी पोलरिटी कुछ बदलते हैं, लाइक दिस, हमने कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन किया। मान लीजिए हमने जो है अब इसका कनेक्शन, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स का बदला था वैसे इसका भी बदल देते हैं, अपोजिट पोलरिटी कर देते हैं, दोनों की पोलरिटी बदल देते हैं। इसको हमने मान लिया I1, ये हो गया I2, लाइक दिस। ठीक है, अब हमको बताइए कि दोनों की पोलरिटी, अरे दोनों का इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, तो सेम तरीके से। ठीक है, अब देखिए कैसे पोलरिटी अपोजिट है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों का इक्विवेलेंट हमको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफरेंस। ये कैसे मिलेगा, ये लाइक दिस, ये हमको कुछ, अब ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो पोलरिटी पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए पहले हम डाउनवर्ड की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने बात की I2 माइनस I1, ये कब होगा, इफ I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, अगर मान लीजिए I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा है,
ठीक है। तो हमको जो नेट करंट मिलेगी वो डाउनवर्ड मिलेगी, क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी नेट करंट उसी के डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाली उतनी कैंसिल हो गई और बची वाली करंट कौन सी रहेगी, जो नीचे थी, जिसकी पोलरिटी, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि अगर I2 यानी सेकंड वाली करंट सोर्स जो है अगर उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले से ज्यादा है तो हमको नेट करंट का डायरेक्शन क्या मिलेगा, नीचे। तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब मान लीजिए दूसरा केस, अब मान लीजिए हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, कब? जब I1 माइनस I2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, अगर I1 जो है वो I2 से बड़ा निकल गया तो क्या होगा, हमारा नेट डायरेक्शन ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि I1 का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, इसलिए यहाँ का डायरेक्शन भी ऊपर, यहाँ का डायरेक्शन नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा I2 नीचे की तरफ है, ठीक है, वो बड़ा है तो नीचे डायरेक्शन मिल गया, ऊपर वाले का देखा तो ऊपर वाला डायरेक्शन मिल गया। तो इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन का हम लोग, करंट सोर्सेज के पैरेलल कनेक्शन का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट सोर्स ड्रॉ करते हैं। अब आते हैं बात सीरीज की। अब मान लीजिए इन्हीं को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, लाइक दिस, दिस इज I1, दिस इज I2, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने बताया था कि पैरेलल सर्किट्स में हमेशा जो वोल्टेज है वो बराबर होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमने बताया था कि जब सीरीज सर्किट की बात करते हैं यानी कोई सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा वहां करंट सेम होती है, यानी सीरीज में जितने भी एलिमेंट लगे होंगे उन सबके क्रॉस करंट सेम होती है। तो अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, अगर यहाँ पे I1 I2 इक्वल नहीं है तो क्या इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो दिस कॉम्बिनेशन, या हम बोले कनेक्शन भी बोल सकते हैं, दिस कॉम्बिनेशन या कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कनेक्शन क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन पॉसिबल कब होगा, जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल तभी होगा जब ये हमारा I1 I2 बराबर होगा, तो हमारा ये ऐसा एक सिंगल सोर्स आ जाएगा, ठीक है। इफ अगर I1 I2 बराबर है तो क्या है, दोनों सीरीज में है ना, I1 I2 बराबर है तो दोनों को हटा के हम लोग एक सिंगल सोर्स लिख देंगे जो हो जाएगा I1 इक्वल टू I2, ठीक है। तो आपको फिर से वही नोट करके यहाँ पे लिखना है, नोट करके लिखेंगे। नोट इसमें जैसे वहां पे लिखा था, नोट में क्या लिखना है कि करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी connected in series to each other, cannot be connected in series to each other, यानी एक दूसरे के साथ वो सीरीज में नहीं जुड़ सकते हैं अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो हम उन दोनों को आपस में सीरीज में नहीं जोड़ सकते। अगर सेम है यानी दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उनको रिप्लेस करके हम लोग किसी एक करंट सोर्स को रख सकते हैं और उसकी वैल्यू रख दें, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई भी करंट सोर्स हटा दीजिए, एक सर्किट में रखिए। सेम चीज हमने वोल्टेज सोर्स में देखा कि वोल्टेज सोर्स में अगर दो डिफरेंट वोल्टेज को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो सर्किट कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल नहीं, यानी ये एक इम्पॉसिबल कनेक्शन है। और इसी तरीके से हम कभी भी उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर दोनों पैरेलल में है और दोनों सेम वोल्टेज है तो उनको हटा के हम लोग एक सिंगल सोर्स रख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट ऑफ सोर्सेज का टॉपिक। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना सर्किट एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने सर्किट एनालिसिस में। अब बात करते हैं हम दो रूल्स की, ठीक है, ठीक, रूल, दो रूल्स की। तो पहला जो हमारा रूल है उसका नाम है हमारा करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। ये सब रूल्स हम जो सर्किट एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उसमें, तो आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, इसलिए मैं आपको ये रूल्स सिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं कि कैसे हमको इसको उपयोग में लाना है और कैसे चीजें इजीली सॉल्व करनी है, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल क्या बताता है, करंट डिवीजन रूल ये बताता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल ब्रांचेस हैं लाइक दिस, हम लोग मान लें कि कोई हमारे पास दो पैरेलल ब्रांचेस है, मान लीजिए एक रजिस्टिव ब्रांच है हमारे पास, एक ये दूसरी रजिस्टिव ब्रांच है ऐसी, ठीक है। लेट्स हमने मान लिया इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई यहाँ पे
करंट सोर्स हमने मान लिया कि I है, तो ये कनेक्टेड है लाइक दिस, करंट सोर्स I हो गया। तो इस करंट सोर्स के कारण हमने मान लिया कि इसमें करंट I1 फ्लो होगी और इसमें I2 फ्लो होगी, और यहाँ पे कुछ हमको नोड वोल्टेज V मिल जाएगा, ठीक है, कुछ नोड वोल्टेज V मिल जाएगा। तो अब हमें करंट, हमारा ये जो करंट डिवीजन रूल है, ये बेसिकली किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका पहले आप मोटो समझिए। मोटो इसका ये है कि हम डायरेक्टली बिना इस सर्किट को सॉल्व किए अगर इस पर्टिकुलर नोड पे हमको करंट पता है तो हम दोनों ब्रांचेस के क्रॉस करंट निकाल सकते हैं। तो हम दोनों ब्रांचेस के क्रॉस करंट निकाल सकते हैं कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। हमको इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा करंट डिवीजन रूल है वो बेसिकली किन्हीं दो पैरेलल ब्रांचेस के बीच करंट का डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, यानी किस मैग्नीट्यूड में दोनों के बीच में करंट डिवाइड होगा, वो हमको इजीली बता देता है। यानी उसका हमको एक मेथड बताता है, एक फॉर्मूला बताता है, जिससे हम इस सर्किट को बिना सॉल्व किए और जल्द से जल्द इन दोनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू जान पाते हैं, ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस के बीच फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जान पाते हैं। मान लीजिए आप देखिए, इसको आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले कि कैसे ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख के उसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, R1 R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मान लीजिए हमको इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा सोर्स के क्रॉस, तो क्या करेंगे, हम सोर्स को हटा देंगे, ठीक है। अब अगर सोर्स को हटा के हम लोग इधर देखना शुरू करते हैं तो दोनों ब्रांचेस पैरेलल में दिखती हैं, तो हमारे पास इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट क्या मिलेगा हमको, ये आप लोग देख सकते हैं, R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट क्या मिल जाएगा, हमने 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इतना पढ़ा आपने सीरीज पैरेलल सर्किट में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आपको सबको पता है R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, ये आप सबको पता है, ठीक है। आगे की बात समझिए, आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ, मान लीजिए अब यहाँ पे हमने वोल्टेज भी दे दिया ना। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा जो सर्किट था, मान लीजिए ओम्स लॉ के बाद में ये हमारा सर्किट कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये सर्किट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया आया वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। ये करंट हमारे पास I है, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट, यहाँ पे वोल्टेज V, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास करंट I फ्लो हो रही होगी वहां पे, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी V अपॉन R इक्विवेलेंट के, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो करंट I है, यानी इस जो हमारा करंट सोर्स है, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है और यहाँ पे जितना हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ यही बताता है V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है, R इक्विवेलेंट है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक। आप वहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लीजिए, ठीक है। कुछ हमारा सर्किट चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ आपको हो सकता है बुक्स में ऐसा सर्किट देखने को मिल जाए, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपको मिल जाएगा ऐसे इस तरीके से, V वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पे I करंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे V वोल्टेज है तो यहाँ पे सब तीनों पैरेलल में, तो V वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो ये आपको R1, ये आपको R2, तो ये आपको सर्किट कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, आप जैसा चाहें उस सर्किट को समझ सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे करंट क्या होगी, I1, यहाँ पे भी करंट I1 होगी, यहाँ पे भी करंट I2 होगी, ठीक है। तो अगर हम I1 करंट की बात करें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना है, V अपॉन R, ठीक है। केसीएल में आपने देखा V अपॉन R1, तो हमारे पास जो I1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है। और हमारे पास जो I2 आ गया वो आ जाएगा V अपॉन R2, यानी R2 कहाँ फ्लो हो रहा है, I2 कहाँ फ्लो हो रहा है, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस में, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, ठीक है, क्योंकि V यहाँ पे है तो पैरेलल में यहाँ पे भी V मिलेगा। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल V है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इसमें करंट फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2, कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2। ऐसे इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसके क्रॉस फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1, ठीक है। वो हमने रख दिया यहाँ पे। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम लोग V की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हम अगर इस यहाँ पे चलिए पुट करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R इक्वलेंट, ठीक है। R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आई, I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू है R इक्वलेंट की, ठीक। अगर मान लीजिए हमको I1 चाहिए, इसको बगल में सॉल्व करते हैं, इधर देखिए। अब मान लीजिए हमको I1 चाहिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया है, V अपॉन R1, यानी V हमारे पास क्या है, ये इसमें हमको R1 का डिवाइड करना है, तो हमारे पास I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
V हमारे पास हो गया V हमारे पास हो गया I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया इंटू हमको क्या करना है 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1, तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो I1 इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला आ रहा है I, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, अभी आपके डेरिवेशन देख लीजिए, I R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है, ठीक है। इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो ये हो गया I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन के आया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये I1 का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, I1 का। अब मान लीजिए मैं आपको R2 के बारे में, I2 के बारे में इधर बताता हूँ, जगह कम है तो थोड़ा हम लोग यूटिलाइज करें। तो I2 इक्वल टू क्या पता है हमको, V अपॉन R2, ठीक है। V की वैल्यू हमने रख दी कितनी है, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R2, तो R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया, I2 इक्वल टू आ गया I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, I2 की, ये किसकी वैल्यू आ गई, I2 की। तो ये दोनों हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको कोई सर्किट सॉल्व के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, सीधे अगर हमको करंट I पता हो, यानी इस नोड पे हमको करंट पता हो, लाइक दिस, अगर इस नोड पे हमको करंट पता है I, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कितनी करंट फ्लो हो रही है, सीधे इनके दोनों की वैल्यू से और करंट की वैल्यू से हम लोग सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, पॉज करके नोट डाउन करिए डेरिवेशन अगर आप चाहें तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नोट कर लिया होगा आपने, आप समझिए, आप जो मैं शॉर्टकट बताने चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस शॉर्टकट समझिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल में, लेकिन आप थोड़ा भी ध्यान से सुनिए क्या करता है, सीधे फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट I फ्लो हो रही है, हमको I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट, टोटल करंट कितनी है I, यानी नोड पे जितनी टोटल करंट आ रही है, तो टोटल करंट कितनी होगी I इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, जैसे आपको R1 में अगर करंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, R2 से, यानी अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, R2 अपॉन टोटल सम कितना हो गया, R1 प्लस R2, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक। जैसे I2 निकालनी हो तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितनी है I इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, I2 कहाँ फ्लो हो रही है, R2 में फ्लो हो रही है, तो अपोजिट ब्रांच कौन सी हुई है हमारे पास, R1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R1, और नीचे हो जाएगा टोटल सम R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चंस में याद रखेंगे कि जब करंट सोर्स की बात आएगी, यानी करंट डिवीजन रूल की बात आएगी, तो उल्टा होता है, यानी जिसमें हमको करंट निकालनी होगी उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे टोटल सम रखना है, ठीक है। और अभी हम लोग फिर वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग को एग्जांपल लें ऐसे, ठीक है, हम लोग को एग्जांपल लेते हैं ऐसे, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, और समझने की कोशिश करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, हमने मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ये हमने मान लिया 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, और हमारे पास एक करंट सोर्स है, हमारे पास करंट सोर्स है 20 एम्पियर का, और हमें I1 I2 में करंट निकालनी है, I1 ये है, I2 ये हमें करंट बतानी है। आपके पास कभी कभी वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, R इक्वलेंट करके पहले हमको I कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी I यहाँ पे जो निकलेगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे जो है करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे सीधे करंट सोर्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो यही करंट सोर्स से 20 एम्पियर की वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी, यानी हमको मेन करंट कितनी मिल गई, 20 एम्पियर, इसी यही नोड पे जाकर डिवाइड होगी, ठीक। तो I1 के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, हमने बताया जी, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितनी है 20, टोटल करंट नोड पे कितनी पहुंच रही है 20 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, तो हमारे करंट कहाँ पे है I1, इसमें निकालनी 6 ओम में, तो अपोजिट ब्रांच कौन सी बची हमारी, दूसरी वाली, तो दूसरी वाली का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन टोटल सम, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, ये से ये कैंसिल, आपके पास आंसर मिला 8 एम्पियर। तो 6 एम्पियर में 6 ओम में कितनी करंट आ गई I1, 8 एम्पियर। अब मान लीजिए आपको I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, I2 इस ब्रांच में फ्लो हो रही है तो टोटल करंट 20, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 4 ओम वाले में फ्लो कर रही है, अपोजिट कौन सा हो गया 6 ओम इंटू 6 अपॉन दोनों का सम 10,
तो ये कितना हो गया 10 है ना ये, तो ये हो गया 2, तो 12 एम्पियर। ये है इसका फायदा, आपने तुरंत जो है दोनों ब्रांचेस में करंट प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए हमारा सवाल कुछ इस तरीके से हो, यानी वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में दिया हो, लाइक दिस, लाइक दिस। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ये हमने मान लिया 6 ओम, ये हमने मान लिया 3 ओम, लाइक दिस। ये हमने मान लिया 18 वोल्ट का सोर्स है, करंट I1, करंट I2, ये आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अगर करंट डिवीजन रूल हमको लगाना है तो पहले हमें नेट करंट चाहिए होगी। नेट करंट मतलब जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही आई, तभी तो करंट डिवीजन रूल लगा पाएंगे, क्योंकि अब तो हमको यहाँ पे करंट सोर्स दिया नहीं हुआ है। तो इस नोड पे जहाँ पे करंट हमको डिवाइड करनी है उसको टोटल करंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और इस वोल्टेज सोर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमको ये वोल्टेज सोर्स से कितना करंट डिलीवर हो रहा है इस पॉइंट पे हमको मिलेगा। तो ये देखिए क्या है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 3 अपॉन दोनों का सम 9, तो कितना हो गया, ये हो गया ये हो गया 3 2, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम, आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो ये आपके पास जो नया सर्किट बना कुछ इस तरीके से बन गया, यहाँ से देखिए प्लस माइनस 18 वोल्ट और ये 2 ओम, ये आ गया। अब देखिए ये 2 ओम 18 वोल्ट करंट कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आई हमको सीधे मिल जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, तो 18 अपॉन 2, ये कितना मिल गया 9 एम्पियर। करंट कितनी मिल गई आपको 9 एम्पियर। अगर आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो तो मैं नीचे लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट है, 2 ओम है, तो आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा 18/2 इक्वल टू 9 एम्पियर। तो आपको ये करंट कौन सी कितनी मिल गई 9 एम्पियर, टोटल करंट कितनी मिल गई 9 एम्पियर। अब आपको I1 I2 चाहिए, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल करंट कितनी है 9, I1 निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 ओम वाले से, तो 3 ओम से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे दोनों का सम कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल, कितना हो गया 3 एम्पियर। I2 निकालनी है, I2 बिल्कुल I2 निकाल लेंगे, टोटल करंट कितनी है 9, 9 हो गया, I2 निकालनी किसमें फ्लो हो रही है 3 में, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से, 9 × 6 अपॉन 9, कितना आ गया हमारे पास 6 एम्पियर। और यहाँ पे देखिए करंट डिवीजन वो केसीएल भी फॉलो हो रहा है, केसीएल भी फॉलो हो रहा है ना, इनकमिंग करंट कितनी है यहाँ पे 9 एम्पियर, आउटगोइंग करंट कितनी होगी, देखो ये भी इस नोड पे इनकमिंग करंट है, अंदर की तरफ आ रही है, और इन दोनों नोड पे बाहर जा रही है, तो इनकमिंग करंट भी 9 एम्पियर है, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये भी कितना आ गया 9 एम्पियर। तो केसीएल भी फॉलो हो रहा है, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। वैसे आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इनकमिंग करंट पे इस नोड पे हम लोग टोटल सम देखें 0 आना चाहिए, तो इनकमिंग करंट हमारे पास कितनी आ गई 20 एम्पियर, आउटगोइंग कितनी आई 8 एम्पियर प्लस 12 एम्पियर, यानी ये भी 20 एम्पियर। तो हमारा ये भी फॉर्मूला केसीएल भी यहाँ पे वैलिड है, मतलब हमारा ये कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग अगले वोल्टेज डिवीजन रूल पे आगे बढ़ सकते हैं पॉज करके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, दूसरा रूल जिसका नाम है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। इसका क्या नाम है वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे करंट डिवीजन की बात की, यानी दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में कैसे हमारा करंट डिवाइड होगा, वैसे अगर हमारे पास दो सीरीज रेजिस्टेंस है तो कैसे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मतलब बटेगा, यानी कैसे उनके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है कैसे डिवाइड होगा, उसको जो ज्ञात करने के लिए रूल है उसका नाम है हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल। तो लेट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट हमने मान लिया कि ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से हैं, पहला रेजिस्टेंस ये R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस ये R2 है। हमने मान लिया कि ये दोनों है कुछ पोटेंशियल सोर्स प्लस माइनस V से जुड़े हुए हैं, इस कुछ इस तरीके से, कुछ I करंट हमने मान ली फ्लो हो रही है इनके कारण। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है ड्रॉप वो कितना है, यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा और यहाँ पे कितना हमको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो V2 हमने मान लिया सेकंड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और V1 हमने मान लिया कि फर्स्ट के क्रॉस हमारे पास ये पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है, हमको ये पता है कि इसका दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, वैसे ही आर इक्विवेलेंट हमको पता है, दोनों कैसे हैं सीरीज में, कितना आ जाएगा R1 + R2, आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक, तो ये अगर हमको करंट कैलकुलेट करनी है उसी के तरीके, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल वोल्टेज जो हमारे पास अप्लाइड है यहाँ पे वो कितना है V, यानी टोटल पोटेंशियल अपॉन इनका इक्विवेलेंट, तो कितना है R1 + R2, कितना है वो R1 + R2, यानी वही R इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास V क्या आ गया V इंटू हम लोग लिख सकते हैं R1 + R2, ये लिख सकते हैं, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें I करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों सीरीज में, दोनों में क्या होगी करंट सेम होगी। हमने बताया सीरीज सर्किट में क्या होता है करंट सेम होता है। तो अगर I करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास
R1 है तो यहाँ पे वोल्टेज V1 कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू R1, बिल्कुल पता है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें V2 की, तो सेम करंट फ्लो रही दोनों में, तो वो कितना हो जाएगा, I इंटू R2, ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब V1 देखिए, तो V1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, I की वैल्यू हमने कितने निकाल रखी है, तो V1 इक्वल टू आ गया V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है। अगर ऐसे हम साथ में V2 भी लेते चलें, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, I आपके पास कितना आया है, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये लाइक दिस मिलेगा हमको, कुछ इस तरीके से मिलेगा, V को हम बाहर ले लें, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो ये देखिए हमारे पास, आपको पास ये हमारा सीधे वैल्यू आ गया V1 और V2 का। हमको कोई सर्किट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमको कोई सर्किट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे केवल हमको टोटल अप्लाइड वोल्टेज चाहिए और दोनों का रेजिस्टेंस चाहिए, उससे हम लोग सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यानी इसके क्रॉस V1 कितना है, इसके क्रॉस V2 कितना है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम शॉर्टकट पे चलते हैं, जैसे हमने करंट डिवीजन रूल का शॉर्टकट बताया, वैसे ही वोल्टेज डिवीजन रूल का भी शॉर्टकट है। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रखना है। वो भी कैसे बैठेगा, जैसे जैसे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, सारे मेथड्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। करंट डिवीजन रूल कैसा लगता है, वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगता है, खट से आप इसको प्रोसीजर अपना लेंगे। और जहां भी अगर आप थ्योरेटिकल प्रश्न कर रहे हैं, यानी आपकी जैसे एसएससी जेई की मेंस परीक्षा दे रहे हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो जहां पे भी आप करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करें, तो वहां पे आप मेंशन जरूर कर दें कि अब वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिवीजन रूल एट फलाना नोड और वोल्टेज डिवीजन रूल बिटवीन दोज रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आप नोट करिए, फिर नोट हो गया होगा, ठीक है, नोट करिए आप, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। नोट कर लीजिए फटाक से, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने उसके लिए शॉर्टकट बताया था, वैसे इसके लिए बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको V1 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, V1। तो V1 के लिए आप देखेंगे, V1 लिखेंगे यहाँ पे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास, V, जैसे वहां पे क्या था, टोटल करंट इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस, यानी सेम एलिमेंट का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, R1 के क्रॉस, तो सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R1 अपॉन टोटल सम, R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही V2 के लिए लिख लेंगे, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V, ठीक है, टोटल पोटेंशियल V इंटू सेम एलिमेंट रेजिस्टेंस, जिस एलिमेंट के क्रॉस हमको ड्रॉप चाहिए उसका हमका रेजिस्टेंस V इंटू R2, सेम एलिमेंट कौन सा है, R2, V2 है तो अपॉन R1 प्लस R2, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको मिल गया क्या, V1 और V2 सीधे मिल गया, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत सारा होता है, बहुत बार वो जहाँ पे जो फॉर्मूला करंट डिवीजन रूल का होता है वो वोल्टेज डिवीजन रूल में लगा देते हैं, और जो वोल्टेज डिवीजन रूल का होता है वो करंट डिवीजन रूल में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपको याद कर रखना है, करंट जब डिवाइड होगी पैरेलल में, तो दो डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पे ब्रांचेस में वो होगा डिवीजन, तो वहाँ पे आपको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, डिवीजन यानी डिफरेंट ब्रांचेस में हो रहा है, यानी दो अलग अलग करंट होंगी, अलग अलग करंट होंगी, तो मतलब दूसरा वाला रेजिस्टेंस अप्लाई करना है। तो ध्यान से आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि करंट डिवीजन रूल उल्टा होता है और वोल्टेज डिवीजन रूल सीधा होता है। तो यानी वोल्टेज डिवीजन रूल में हमको उसी, देखो फार्मूला दोनों सेम है, करंट डिवीजन रूल का फार्मूला हमने क्या लिखा, I1 इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इनटू I2 इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग करंट डिवीजन रूल की बात करेंगे तो अपोजिट ब्रांच से मल्टीप्लाई करना, देखो पूरा फार्मूला सेम है, ठीक है। I1 में जो है यहाँ पे V1 है, यहाँ पे I1 है, तो I1 के साथ हमने R2 का मल्टीप्लिकेशन करा है और V1 के केस में R1 से मल्टीप्लिकेशन किया, यानी हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल सीधा है। यानी जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना होगा तो जिस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए होगा उसी तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करंट डिवीजन रूल में क्या करना है, जिस एलिमेंट के क्रॉस हमको करंट चाहिए उसके जो बगल वाला हमारा जो पैरेलल ब्रांच का, जो उसके बगल वाली जो पैरेलल ब्रांच है, जो उसकी दूसरी पैरेलल ब्रांच है, उसके अक्रॉस जो वहां पर रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही I2 है, यहाँ पे I2 है, तो यानी दूसरी ब्रांच थी हमारी, तो मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, R1 से, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे हमको अप्लाई करना है, रटने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपको आते जाएंगे। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक आधा एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं आपको, ताकि फार्मूला जो है इजिली अप्लाई करना सीख सकें।
मान लीजिए जो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, पहला वाला एग्जांपल, वही वाला 6 ओम जो हमने वहाँ पैरेलल में रखा था, यहाँ पे 3 रख देते हैं, 6 ओम 4 ओम। अब इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V2, ये हमें चाहिए। तो हमें पता है V1 हम कैसे निकालते हैं, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास 10 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल यानी टोटल वोल्टेज इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए होगा, यानी V1 किसके अक्रॉस है हमारे पास 6 ओम के अक्रॉस है, तो 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 अपॉन टोटल सम, दोनों का सम, टोटल सम मतलब 6 और 4 का सम, तो कितना हो जाएगा ये 10, ये कितना हो गया कैंसिल हो गया, ये गया 6 वोल्ट। V2 निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इनटू मल्टीप्लाई करना है किससे, सेम रेजिस्टेंस से, सेम रेजिस्टेंस कौन सा है V2 किसके क्रॉस है 4 ओम के क्रॉस, तो 4 ओम से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन टोटल सम कितना गया 10, इससे ये कैंसिल 4 वोल्ट। तो जनरली हमको करंट डिवीजन रूल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वोल्टेज डिवीजन रूल तो हम लोग कम ही यूज करते हैं, लेकिन आपको दोनों जानना जरूरी है। तो ये आप इसका जो है चाहें तो ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स पे। आगे बढ़ते हैं तो डीसी एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हैं सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, यहाँ पे लिखेंगे सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स है, नाम आपने सुना ही होगा, ठीक, जिनको हम लोग यूज में लाते हैं फॉर सर्किट सिंप्लीफिकेशन सो दैट वी कैन सॉल्व इजिली आवर सर्किट एनालिसिस प्रॉब्लम और वी कैन इजिली गेट द रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट। तो बेसिकली जो सर्किट सिंप्लीफिकेशन डीसी के केस में है या डीसी एसी के केस में भी, जो हमारी मेन सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है वो 3 है। ठीक है, एक का जो हमारा टेक्निक का नाम है वो है नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। ठीक है, जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम है मेश, मेश को लूप भी कहते हैं, तो मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस, कहीं कहीं आपको लूप एनालिसिस मिल जाएगा। आपको मेश और लूप मैंने अंतर बता ही दिया क्या होता है, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके क्या वहाँ पे इसके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है। जो इसके पिछला वाला जो लेक्चर है यानी प्रॉब्लम डिस्कशन से पहले लेक्चर, उसमें ये बताया गया है। ठीक, जो तीसरा हमारा टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसमें हम लोग सोर्स को बदल देते हैं, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफर करके सर्किट को थोड़ा सिंपल बनाते हैं ताकि इजीली हम लोग उसकी एनालिसिस कर सकें। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये 3 टेक्निक्स हैं जो लोग हम लोग यूज करेंगे अपने सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात आएगी नोडल की, तो अभी मैं हटाता हूँ इसको, आप नोट कर लीजिए तीनों के नाम। तो तीनों के नाम आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं करें तो आप बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है, अभी मैं तो आपको थोड़ा उसका प्रोसीजर बताता हूँ और थोड़ी सी मेथड बताता हूँ किस पे बेस्ड है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कैसे हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं। तो जो हमारा नोडल एनालिसिस है वो बेसिकली 2 लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, इट बेस्ड ऑन बेसिकली 2 लॉज, इट बेस्ड ऑन बेसिकली 2 लॉज। 2 लॉज, वो कौन से लॉज हैं? ठीक है, पहला लॉ तो है हमारा KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और जो दूसरा लॉ है उसका नाम है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नोडल एनालिसिस है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, KCL और ओम्स लॉ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रोसीजर है, जब हम लोग नोडल एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही प्रोसीजर आपको भी अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ताकि आप इजीली जो है नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस अपने क्वेश्चंस में लगा पाएंगे। क्योंकि जब अब आप कहीं पे थ्योरेटिकल पेपर कहीं देने जाते हैं, यानी रिटन पेपर, कन्वेंशनल पेपर देने जाते हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का हो, बोर्ड का हो या
एसएससी जेई वगैरह या कोई भी जेई का एग्जाम जिसमें भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है इस टाइप से आपको स्पेसिफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय नोडल एनालिसिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेश एनालिसिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फलाना। आपको कोई इधर उधर देगा कि इस थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व करिए, इस थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व करिए, अभी हम लोग आगे थ्योरम पढ़ेंगे, या इस मेथड को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को अप्लाई करते हुए सॉल्व करिए। तो आपको बेसिकली वही मेथड अप्लाई करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, भले ही आपको उसके अलावा दूसरे मेथड्स उससे सिंपल हो, ठीक है, यानी इजीली कैलकुलेट हो जा रहे हो या उनके स्टेप्स भी कम हो, लेकिन आपको वही कन्वेंशनल पेपर में वही केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसी मेथड से, जिसमें वहां पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि नोडल से करना है, मेश से करना है, कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, या आगे चल के कुछ थ्योरम्स हैं उनका अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो जिससे देगा वैसे ही करना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजिली और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, फुल डिटेल हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सारे के सारे मेथड्स को समझेंगे। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, यानी कौन सी थ्योरम्स आपको अच्छे से आती है या कौन सी टेक्निक्स आपको अच्छे से आती है जिससे आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वो क्वेश्चन आप वहां पे अप्लाई करेंगे और जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसको प्रोसीजर है इसका, कुछ स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के, स्टेप्स टू सॉल्व, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो नंबर एक जो स्टेप है, या नंबर एक है, वो एक ऊपर लिख दिया है। तो नंबर ए जो स्टेप है, सबसे पहले हम लोग उस सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स ढूंढेंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स इन सर्किट। सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कितने नोड्स हैं। नोड्स पहचानना आपको आता है, बिल्कुल आता है, हमने अपने लेक्चर नंबर 12-11 किसी में बताया है, ठीक है। आप जाके वहाँ पे देख लेंगे कि नोड कैसे पहचानते हैं, मेश कैसे पहचानते हैं, ब्रांच कैसे पहचानते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे पहचानते हैं या कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, पहले आप सारी नोड्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि एक नोड को एज अ रेफरेंस नोड ट्रीट करना है। तो ट्रीट वन नोड एज अ रेफरेंस नोड। एक नोड को हम रेफरेंस नोड बना लेंगे। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर होते चलेंगे, और आप जहां 8-10 क्वेश्चन आपने अपने आप किए, ये सारे स्टेप्स आपको कुछ याद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे खुद ही उसी सीक्वेंस में सब करने लगेंगे और आप अपने आप क्वेश्चन सीखिएगा। तो ये शुरुआत है, इसलिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। नंबर 3, ठीक है, एक नोड को हमने रेफरेंस नोड मान लिया। अब क्या करना है हमको, अप्लाई KCL एट ऑल नोड्स, यानी सभी नोड्स पे KCL अप्लाई करना है, एल ऑल नोड्स एक्सेप्ट रेफरेंस नोड, ठीक है। अब होगा क्या कि सभी नोड्स पे आपको KCL अप्लाई करना है, लेकिन किसको छोड़ करके, जिसको हमने रेफरेंस नोड माना है, हम रेफरेंस नोड माना है। तो मान लीजिए हमारे पास n नोड्स हैं, यानी हमने n नोड्स निकाले सर्किट में ढूंढ के, तो एक नोड को हमने रेफरेंस नोड बना लिया, तो हमको कितनी जगह KCL अप्लाई करना होगा, n-1 जगह। कितनी जगह, n-1 जगह। और जितने भी नोड पर आप KCL अप्लाई करेंगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी वहां से। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको दिखेगा भी, लेकिन आप समझिए कि जितने भी हम लोग क्वेश्चंस, जितने भी नोट्स पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, हर जगह आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, एक इक्वेशन मिलेगी, आप उसको इक्वेशन नंबर डालते चलेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास n नोड्स हैं, इफ वी हैव n नोड्स, अगर हमारे पास सर्किट में n नोड्स हैं, तो हमको कितने इक्वेशंस मिलेंगी, n-1 इक्वेशंस। कितनी मिलेंगी, n-1 इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस मिलेगी, n-1 इक्वेशंस। क्यों n-1? क्योंकि एक नोड को हमने एज अ रेफरेंस नोड ट्रीट कर लिया है, और उस नोड पे हम लोग KCL नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अप्लाई कर दिया हमने किस पे, सभी नोड्स पे KCL एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। अब क्या होगा, हमको इक्वेशंस मिल जाएंगे, कितनी, n-1 इक्वेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, सॉल्व ऑल इक्वेशंस। हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को अपने अलजेब्रा की तरीके से, अलजेब्रा के मेथड्स यूज करते हुए, इक्वेशंस एंड गेट नोड वोल्टेजेस, ठीक है। आपको नोड वोल्टेज ही मिलेंगे। बेसिकली जो हमारा
वहां पे वेरिएबल टर्म होगा, सारे के सारे नोड वोल्टेज होंगे। तो आपको जब आप सारे के सारे जब आप सॉल्व कर लेंगे वहां पे इक्वेशन, तो आपको सभी नोड वोल्टेज मिल जाएंगे, और उस नोड वोल्टेज के आधार पर अगर आपको नोड वोल्टेज ही पूछ रहा है तो नोड वोल्टेज ही आंसर लिख सकते हैं, या उसकी सहायता से आप हर ब्रांच में करंट या पोटेंशियल बता सकते हैं कितना ड्रॉप वहां पे आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो हम लोग केसीएल अप्लाई करते समय, सॉरी, नोडल एनालिसिस करते समय अप्लाई करेंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर ऑफ नोड्स ढूंढ लेंगे, फिर एक को रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, फिर रेफरेंस नोड को छोड़ करके सब पे केसीएल अप्लाई कर देंगे, और फिर केसीएल अप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशंस मिलेंगी। कितनी इक्वेशंस होगी, वो नंबर ऑफ नोड से एक कम उतनी इक्वेशंस आपको सॉल्व कर लेना है, यानी फिर आपको उतने वोल्टेज मिल जाएंगे। तो जिसको रेफरेंस हम लोग मानते हैं उसको बेसिकली ग्राउंड मान लेते हैं, तो उसका वोल्टेज हम लोग जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी आप इतना नोट करिए, फिर मैं मेश एनालिसिस के बारे में बता दूं, फिर दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बाद में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से हैं, इसलिए पहले इन दोनों को पढ़ लेंगे, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो अपना नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस मेथड पर, जिसका नाम है मेश एनालिसिस मेथड। इसको लूप एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो लूप एनालिसिस मेथड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो हमारा दो लॉस पे बेस्ड था, वैसे ही ये भी दो लॉस पे बेस्ड है। तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू लॉज। ठीक है, वो लॉज कौन से हैं, वहां पे बेस्ड किस पे था, केसीएल और ओम्स लॉ पे। ये बेस्ड है केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, और दूसरा सेम लॉ है यानी ओम्स लॉ। तो ये जो हमारा सर्किट एनालिसिस मेथड है वो दो मेथड्स पे बेस्ड है, किस पे, केवीएल पर और ओम्स लॉ पे। मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे केवीएल का और ओम्स लॉ का, सेम तरीके से वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे थे, केसीएल और ओम्स लॉ का। ठीक, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, इसको भी लिख लेते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व, यानी जब हम लोग इस मेथड को लगाएंगे तो कौन से स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, हमको पता है नोड एनालिसिस में हम लोग क्या, नोड एनालिसिस में क्या ढूंढेंगे, नोड एनालिसिस, नोड नाम ही है तो सारे नोड ढूंढ लेंगे। ठीक, तो मेश एनालिसिस में क्या करेंगे, हम लोग सारे के सारे मेश ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्या ढूंढ लेंगे, सारे के सारे मेश ढूंढ लेंगे। तो आइडेंटिफाई, पहला पॉइंट जो होगा वो हो गया आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ meshes, नंबर ऑफ मेश इन सर्किट, सर्किट में नंबर ऑफ मेश ढूंढ लेंगे, जितने भी मैसेज होंगी यानी जितने भी हमारे पास मेश होंगे उन सबके नंबर ढूंढ लेंगे। ठीक, और दूसरा काम क्या करते हैं फिर हम लोग, टेक अ करंट डायरेक्शन इन ईच मेश आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन शब्द को समझेंगे अभी, पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ लिखिए बाद में। मतलब अब जैसे हमने सारे मेश ढूंढ लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे कि हर एक मेश में हम लोग, ठीक है, एक करंट जो है वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, टेक अ करंट डायरेक्शन इन ईच मेश आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक लूप में यानी हर एक मेश में हम लोग एक करंट जो है एज्यूम कर लेंगे। ठीक, हर एक मेश में एक करंट या एक करंट एज्यूम कर लेंगे, चाहे क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि चाहे हम क्लॉकवाइज एज्यूम करें या एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे के सारे लूप्स में हम लोग एक ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर पहले वाले में हमने क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया तो दूसरे वाले में भी क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, तीसरे मेश में भी क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, चौथे में भी क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, या जितने भी मेश होंगे सब में हम लोग सेम हम रेफरेंस यूज करेंगे। अगर हमने एक में क्लॉकवाइज मान लिया तो सब में फिर क्लॉकवाइज लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे हमारा सर्किट जो है इजीली सॉल्व होगा और आपके गलती करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब मान लीजिए अपने एक में एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लिया, तो सारे के सारे में फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही चूज करेंगे। ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, फिर सारे में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। ये ऐसी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे ताकि इजिली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और आप गलतियां ना करें और आंसर सही है। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। अब आपने करंट डिसाइड कर लिया, ठीक है, अप्लाई अप्लाई KVL in each mesh।
अगला काम क्या करना है, सभी के सभी मेष में आपको केवीएल अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप केवीएल अप्लाई करेंगे, जितने भी मेष होंगे सब में आप केवीएल अप्लाई करेंगे। जब उतने मेष में आप केवीएल अप्लाई कर देंगे तो आपको उतने मेष इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो मेष इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगे, करंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होंगे, करंट के फॉर्म में। जैसे नोडल एनालिसिस में वो मिलेंगे आपको वोल्टेज के फॉर्म में, यानी नोड वोल्टेज के फॉर्म में, वैसे ही आपको यहाँ पे जो हम करंट मिले, जो यहाँ पे केवीएल के बाद जो आपको इक्वेशंस मिलेंगी वो मिलेंगी मेष करंट के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, मेष करंट के फॉर्म में। वहां पे आपको नोडल वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशंस मिलेंगी, यहाँ पे मेष करंट के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये सारी जैसे आप केवल अप्लाई करेंगे हर मेष में तो आपको उतनी इक्वेशंस मिल जाएंगी जितने आपने मेष आइडेंटिफाई करे होंगे, यानी जितने आपने मेष करंट बनाए होंगी। और फिर जब आप उनको सॉल्व करेंगे उन नंबर ऑफ इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा, मेष करंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस we get mesh currents, हमें क्या मिल जाएंगी, मेश करंट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है किसका, मेश एनालिसिस करने का। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहले तो नोट हो गया होगा आपका। तो आज के लिए लेक्चर हम इतना यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम लोग जो है इन नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि आपको ये दोनों एनालिसिस अच्छे से आ जाए, क्योंकि इस एनालिसिस का काफी उपयोग होगा आगे चल के भी। जब हम लोग अपनी सर्किट एनालिसिस करेंगे तो उसमें इनका काफी उपयोग आने वाला है। यानी इन जो हम लोग टेक्निक्स यहाँ पे सीखेंगे उन टेक्निक्स का आपको उपयोग थ्रू आउट द सब्जेक्ट, यानी थ्रू आउट द सर्किट एनालिसिस करनी है। तो आप इनको यानी मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को अच्छे से समझ लीजिए, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कल के जो अपना अपना नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपको आइडिया मिल जाए कैसे हम लोग नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को वहाँ पे अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में, और कैसे हमको इजीली वहाँ पे करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर लेने हैं, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो आपको ये आसानी से आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।